सुपरफास्ट 100 में देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की खबरों की। आज गुजरात के मुख्यमंत्री अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करने गांधीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके कई समर्थक भी मौजूद थे। मां से मिलने गांधीनगर पहुंचे मोदी ने इस मौके पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि मां के आशीर्वाद से बढ़कर और कुछ भी नहीं। का जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, उनके आशीर्वाद बने रहे। आज मुझको शुभकामना देने वालों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। ये जीवन का बहुत सौभाग्य होता है, मां के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। मोदी को जन्मदिन पर बधाई देने का सिलसिला जारी है। बधाई देने वालों में मोदी से नाराज लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी जुड़ गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने फोन पर मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। आडवाणी ने मोदी की लंबी उम्र और सफलता की कामना की। को जन्मदिन पर बधाई देने का सिलसिला जारी है। बधाई देने वालों में मोदी से नाराज लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी जुड़ गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने फोन पर मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। आडवाणी ने मोदी की लंबी उम्र और सफलता की कामना की। मां से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी केशुभाई पटेल से भी मिले। मोदी ने केशुभाई के घर जाकर उनसे मुलाकात की और बर्थडे के दिन आशीर्वाद दिया। मोदी का ये जन्मदिन उनके लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ठीक 4 दिन पहले मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं ने हवन का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल और सांसद नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया की अगुवाई में लोधी गार्डन में केक काटा गया। मोदी के विरोधी भी उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन कभी बीजेपी के साथ ही रही जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुबारकबाद नहीं दी। पटना में एक समारोह स्थल के बाहर मीडिया कर्मियों ने नीतीश से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना बोले ही कार में बैठकर चले गए। जन्मदिन के मौके पर पटना में भी नरेंद्र मोदी का जलवा दिखा। बीजेपी दफ्तर में हवन पूजन किया गया। गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने केक काटा और मोदी की जीत के लिए प्रार्थना की। पटना में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव पटाखे की चपेट में आने से जख्मी भी हो गए। जख्मी होने के बाद नंदकिशोर को फौरन नर्सिंग होम में ले जाया गया। नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। नरेंद्र मोदी चुनौती है तो आडवाणी जी और उनके सभी साथियों के लिए चुनौती है, हम लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने मोदी के जन्मदिन पर भी उन पर हमले का मौका नहीं छोड़ा। जो सांप्रदायिकता की सोच रखते हैं उसके लिए देश नहीं उल्लास मनाता। हो सकता है कुछ सांप्रदायिक लोग उसके लिए उल्लास मनाते हो। मैं तो कहूंगा अगर सांप्रदायिक भावना रखते हैं तो सांप्रदायिकता के लोगों को मुबारक हो। मुंबई में भी नरेंद्र मोदी का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। गोरेगांव में फिल्मिस्तान स्टूडियो के पास 63 गुब्बारे उड़ाकर बर्थडे का जश्न मनाया गया। मोदी के बर्थडे पर अहमदाबाद के मणिनगर में पूरा इलाका पोस्टरों से पट गया। मोदी के इन पोस्टर्स में अलग अलग जुमलों का इस्तेमाल भी किया गया है। अहमदाबाद में मुस्लिम समर्थकों ने भी नरेंद्र मोदी का बर्थडे मनाया। जमालपुर इलाके में 64 किलो का केक काटा गया और मोदी को बर्थडे की शुभकामनाएं दी गई। गुजरात के वडोदरा में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोदी का जन्मदिन मनाया। मोदी के समर्थक मुस्लिमों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां दी, पटाखे चलाए। नरेंद्र मोदी के 63वें बर्थडे पर ये जश्न मनाया जा रहा था। मोदी के चुनावी क्षेत्र मणिनगर में स्कूली बच्चों ने खास अंदाज में बर्थडे मनाया। मोदी का मास्क लगाकर बच्चों ने केक काटा और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की प्रार्थना की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उनके मुरीद अलग अलग तरीकों से मना रहे हैं। अहमदाबाद के खड़िया इलाके में गणेश आरती के दौरान मोदी के मुखौटे लगाकर पूजा अर्चना की गई। इलाहाबाद में मोदी के समर्थकों ने अपने नेता का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया। संगम के तट पर रेत से मोदी की तस्वीर उकेरी गई।
मोदी की लोकप्रियता भुनाने के लिए गुजरात के एक व्यापारी ने मोदी पेड़ा लॉन्च किया है। जामनगर की इस दुकान पर मोदी पेड़े की जबरदस्त बिक्री हो रही है। केसरिया रंग के इस मोदी पेड़े को खरीदने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। अयोध्या में साधु संतों ने वैदिक रीति रिवाज से पूजा करके मोदी का जन्मदिन मनाया। हवन पूजा के बाद यहां पर मोदी की फोटो को वस्त्र पहनाकर लाल चंदन का तिलक भी लगाया गया। मोदी के बर्थडे के मौके पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में महाआरती की गई। भगवान जगन्नाथ के दर पर समर्थकों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआएं की। यूपी के फैजाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी का बर्थडे मनाया। यहां पर बीजेपी नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कराकर मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी। मोदी के जन्मदिन के मौके पर ख्वाजा के दर पर चादर चढ़ाई गई। अजमेर में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने चादर चढ़ाकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआ की। फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने कुछ नए ही अंदाज में नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। I want to send a birthday wish to the most eligible bachelor in India. Happy birthday to you. Happy birthday, Narendra ji. Happy birthday, Narendra Modi ji. Happy birthday, Narendra ji. बीजेपी की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की अब तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडोज की संख्या बढ़ाकर 108 कर दी जाएगी। एक तरफ जहां मोदी की सुरक्षा बढ़ाई जाने की खबर है, तो वहीं पर दूसरी तरफ आडवाणी की सुरक्षा घटाने की तैयारियां चल रही हैं। एनएसजी ने इसके लिए गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। 2014 की चुनावी जंग के लिए रैलियों का शोर शुरू हो गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राजस्थान के बारां में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। और उनकी सोच है कि मजदूर जमीन पे काम करे, पेट पे खाना ना हो, रोजगार ना हो, जरूर वो सड़क बनाए, मगर ऊपर की ओर देखे हो कि भैया मेरा बच्चा उस जहाज में कभी नहीं जा सकता। राजस्थान के बारां में दिया गया राहुल गांधी का भाषण उदयपुर के सिलंबूर में 11 सितंबर को दिए गए भाषण से मिलता जुलता है। यहां भी राहुल ने गरीबों के लिए बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोशिश का दम भरते दिखे थे। राजनीति में हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब सबसे बड़ा सपना उसको दिखना चाहिए। अपने भाषण में राहुल गांधी केंद्र की उपलब्धियां गिनाने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों को भोजन की गारंटी दी है। उन्होंने सलूम्बर की तरह वही नारा दोहराया कि भरपेट खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। ये एक नारा हुआ करता था, नारा था आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस नारे को बदल दिया, पेट भर के रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। राजस्थान में चुनावों को देखते हुए राहुल गांधी ने राज्य में किए गए कांग्रेस के काम को भी जनता के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है। इससे पहले झालावाड़ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण करने के साथ ही परवन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूबे के कई मंत्री मौजूद थे। बिहार में कांग्रेस ने जनाधार जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत पटना से युवा कांग्रेस आपके द्वार यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी और योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। मुजफ्फरनगर हिंसा पर विधानसभा में मचे बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में लिखित जवाब दिया। अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि राज्य में पिछले 18 महीने में सिर्फ 3 दंगे हुए हैं। उधर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से अब तक हुए दंगों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने अखिलेश सरकार के गठन के बाद हुए सभी दंगों की सीबीआई जांच की मांग की। मुजफ्फरनगर के डीएम के मुताबिक हिंसा प्रभावित इलाके में अब हालात सामान्य हैं। डीएम ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इलाके से सेना को हटाकर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए। तो जो कर्फ्यू लगा के लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।
उसी क्रम में निर्णय लिया गया कि कर्फ्यू को हटा लिया जाए। देर रात फिर यह भी निर्णय लिया गया कि जो आर्मी बुलाई गई थी इन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पीस प्रिवेल कर चुकी है, उनको भी रीडिप्लॉय करने के बारे में विचार किया जा सकता है। इस बीच नेताओं और मंत्रियों के मुजफ्फरनगर दौरे का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने भी मुजफ्फरनगर का दौरा करके हालात का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में ई अहमद ने अधिकारियों और लोगों से मुलाकात की। बीजेपी के नेता हुकुम सिंह दिल्ली में खुलेआम घूम रहे हैं, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस के सामने नहीं आ रहे। दरअसल मुजफ्फरनगर हिंसा के मामले में हुकुम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और पुलिस को उनकी तलाश है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि एफआईआर हो जाए और आदमी खुद जाकर पुलिस के सामने पेश हो जाए। मैंने तो कुछ सुना नहीं ऐसा, न कोई कानून है न कोई नियम है ऐसा। पुलिस के लिए मैंने हमेशा कहा है कि एफआईआर हुई है, जो जांच वो करें, उसका स्वागत है। मेरा जहां सहयोग चाहिए उसे दे उपलब्ध। मुजफ्फरनगर हिंसा के बहाने राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से यूपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राजनाथ ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने वक्त रहते दखल दिया होता तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दौरे को सेक्युलर टूरिज्म बताने वाले बीजेपी के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भड़क उठे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि लाशों पर राजनीति करने वाले ऐसी ही बातें किया करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों बीजेपी के पक्ष में जमकर बैटिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना पहुंचे रामदेव ने मोदी की खूब तारीफें की। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधा। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 सितंबर तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है, जबकि उसके साथ ही असदुल्ला अख्तर को 19 सितंबर तक एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पुंछ के मेंढर और दिगवार सेक्टर में सुबह 8:40 के करीब फायरिंग की गई। महज 12 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने दूसरी बार सीज फायर तोड़ा है। बिहार के गया में पुलिस और सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर नक्सलियों के हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 घायल हुए। इलाहाबाद में आज जमकर बवाल हुआ है। यहां पर आरक्षण को लेकर होने जा रही महापंचायत में हिस्सा लेने जा रहे करीब 500 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोग सड़क पर पुलिस से भिड़ गए और जमकर हंगामा भी किया। जिले में प्रशासन ने महापंचायतों पर रोक लगा रखी है और धारा 144 लागू होने के बावजूद यहां महापंचायत की तैयारी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसे देखते हुए लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को जबरन ट्रेन से उतार दिया गया। शरद यादव इलाहाबाद में होने वाली आरक्षण महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे थे। गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरकर जेडीयू अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में आरक्षण व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर इलाहाबाद में महापंचायत बुलाई गई थी। ऐसे में आरक्षण समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। एनआरआई अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 4 अनमोल के दोस्त भी शामिल हैं, जबकि 2 गार्ड्स हैं। अनमोल की शुक्रवार रात दिल्ली के कालकाजी इलाके में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अनमोल के दोस्तों को नैर्कोटिक्स एक्ट के तहत पकड़ा है, जबकि गार्ड्स पर हत्या करने का इल्जाम है। करीब 21 साल के एनआरआई अनमोल की मौत का राज बेहद चौंकाने वाला है। पहले अनमोल ने अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, फिर गार्ड्स ने काबू में करने के लिए उसकी पिटाई की थी। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। गार्ड ने उनको काबू करने की कोशिश की, नहीं हुआ है। उसी में स्कफल हुआ। स्कफल में इनको दोनों गार्ड ने उनका अपना बैटन थे, उसी में पीटा है। एनआरआई अनमोल जनवरी में अमेरिका से आया था। दिल्ली पुलिस ने डीसीपी करुणाकरन के मुताबिक 13 तारीख की रात 9 बजे कालकाजी इलाके में ड्रग्स की पार्टी रखी गई। ड्रग्स का अनमोल पर इतना गहरा असर हुआ कि वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगा। ही टर्न वेरी वायलेंट। वो जाके अपना पूरा वो अपार्टमेंट का सामने वाला रोड है, उसी में घूमता रहा। गेट में भी जाके अपने आप ही मारा है। हेड इंजरी उसके वजह से और ज्यादा हुआ है। उधर अनमोल के मम्मी पापा का कहना है कि अनमोल की हत्या हुई है। उसके दोस्तों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने मौत की सही जांच कराने की मांग की है, लेकिन पुलिस कहती है कि गिरफ्तार गार्ड्स का मकसद हत्या करने का नहीं था।
सोमवार को आसाराम की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई 18 सितंबर तक टल गई। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। आसाराम की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने पैरवी की। आसाराम के केस की पैरवी कर रहे वकील राम जेठमलानी एक तर्क देकर विवादों में पड़ गए हैं। जेठमलानी ने कहा है कि लड़की को लंबे समय से कुछ ऐसी बीमारी थी जिसमें महिला पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। कोर्ट को कहा है कि वो बीमारी क्या है। मैं तो समझता हूं कि बड़ी बीमारी है, कोई इसका दिमाग ठीक नहीं है। जेठमलानी के मुताबिक एफआईआर, क्राइम सीन, लड़की की उम्र और ये पूरा मामला ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आसाराम को जमानत देने के पक्ष में राम जेठमलानी ने अपने पक्ष तो रख दिया है। अब हाईकोर्ट में जेठमलानी के सवालों पर सरकारी वकील और पीड़ित लड़की के वकील 18 सितंबर को अपनी बातें रखेंगे। इसके बाद ही जज निर्मलजीत कौर ये फैसला देंगी कि आसाराम को बेल मिले या नहीं। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी, यानी 30 सितंबर तक आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर से भी आसाराम बापू के आश्रम को नोटिस दिया और बढ़ा दी, यानी 30 सितंबर तक आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर से भी आसाराम बापू के आश्रम को नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि आसाराम सीतामऊ के दमाखेड़ी गांव की सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तहसीलदार और पटवारी ने अतिक्रमण हटाने को कहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अवैध कब्जे और लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए एक रैली निकाली गई और आश्रम बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद कलेक्टर ने भी अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश जारी कर दिए। प्याज की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने लगी हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज 70 से 80 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा है। आने वाले त्योहारों में दाम और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। प्याज के कम उत्पादन की वजह से त्योहारों के मौसम में प्याज की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। नासिक मंडी में प्याज 6000 रुपए क्विंटल बिक रही है, यानी आपको आने वाले दिन में प्याज 100 रुपए किलो खरीदनी पड़ सकती है। प्याज ही नहीं, कई चीजों के दामों में हुई बेइंतहा बढ़ोतरी ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। प्याज में जहां सबसे ज्यादा 245% महंगाई आई है, तो वहीं पर सब्जियों की कीमतों में 78%, मोटे अनाज में 14%, चावल 20%, अंडा मीट मछली 18% और डीजल 28% तक महंगा हो गया है। दिल्ली में एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक पर फायरिंग हुई है। पीड़ित हरदेव सिंह ने एक्टर सलमान खान की असिस्टेंट पर फायरिंग करवाने का आरोप लगाया है। हरदेव का आरोप है कि सलमान की असिस्टेंट रेशमा शेट्टी ने उन पर गोली चलवाई। हरदेव सिंह ने रेशमा शेट्टी पर सलमान से मिलवाने के एवज में 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था। ये मामला कोर्ट में है। हरदेव की शिकायत के बाद पुलिस ने फायरिंग मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के एटा में लड़की से छेड़खानी के बाद 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। चित्तरपुर गांव में हुई इस झड़प में लड़की समेत 5 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली के मंडावली इलाके में एक युवक की पत्थर से मार मारकर हत्या कर दी गई। वाकया देर रात करीब 3 बजे का है। हत्या से पहले योगेश नाम के इस युवक की पिटाई भी की गई थी। पंजाब के होशियारपुर में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां कस्बा मुकेरिया इलाके में एक टूरिस्ट बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में 24 यात्री जख्मी हुए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक स्कूली बस और कैंटर में भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 साल के एक बच्चे की मौत भी हो गई। रेवाड़ी झज्जर बाईपास पर हुए इस एक्सीडेंट में 2 स्कूली बच्चे जख्मी हुए। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक शू फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्राउंड फ्लोर में लगी आग देखते ही देखते 2nd फ्लोर तक फैल गई। दमकल की 15 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के पालम इलाके में बीजेपी विधायक धर्मदेव सोलंकी के चचेरे भाई पर फायरिंग हुई है। हमलावरों ने राज सोलंकी को 3 गोलियां मारी। राजस्थान के सीकर में रेप की शिकार लड़की ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इंदौर में नवजात बेटे को पीलिया होने से दुखी एक मां ने अपनी जान दे दी। बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। बीते दिनों डॉक्टरों से मारपीट के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। असम में सोनितपुर में बंगाल टाइगर की खाल और अंगों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
ऋषिकेश के एम्स में सीएम विजय बहुगुणा ने नर्सिंग कोर्स का उद्घाटन किया। इसी के साथ अब यहां एमबीबीएस के साथ ही नर्सिंग कोर्स भी शुरू हो जाएगा। झारखंड के रामगढ़ में सीनियर अफसरों की मौजूदगी में अश्लील डांस हुआ। जयपुर में जैन समाज के श्वेतांबर और दिगंबर पक्ष ने एकता की नई मिसाल पैदा की। ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों पक्ष पर्युषण पर्व एक साथ मना रहे हैं। क्या आपने किसी को मूंछों से आरती करते हुए देखा है? अजमेर में रहने वाले मोहन सिंह ने ऐसा ही कुछ किया। महाराष्ट्र के जलगांव में किन्नरों ने धूमधाम से गणपति की विदाई की। यहां अमलनेर में किन्नर गजानन की भक्ति में पूरी तरह सराबोर दिखे। आज बुढ़वा मंगल का त्योहार है। इस मौके पर कानपुर के पनकी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।